हे गाइस, एनु बाकुतो के इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए, जहाँ पे ग्रैम्स के तुम्हें पता लगा कि बैम की मदर यानी कि आर्लिन ग्रेस जो से इस दुनिया में लेकर आई थी, और इसके साथ ही हमें पता लगा एंड्रयू द मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में, जिसने इस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर को मारा और इस जगह को नाम मिला फ्लोर ऑफ द डेथ का। हमें एक प्रोफेसी के बारे में पता लगा कि कैसे एक चाइल्ड जो कि आर्लिन का यहाँ पर वापस आएगा, जिसके अंदर होगी पावर आउटसाइड गॉड की, और जो इस थ्रोन का यूज करके एक दिन जहाद को खत्म करेगा और इस जगह के इस टावर के सारे लोगों को लेकर जाएगा ऊपर टावर में, जिस जगह को बंद कर रखा जहाद ने। वहीं दूसरी तरफ बैम भी अब थ्रोन फ्रैगमेंट के आखिरी की तरफ बढ़ गया है। वहीं पे रून की रिक्वेस्ट पे यूरी जहाज पहुंच गई है हेल जो से फाइट करने के लिए। वहीं पे रेचल के अपने कुछ प्लान है, क्रैक और वाइट कुछ और अचीव करना चाहते हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला लाल बटन दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बने रहे स्टोरी में आगे। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्मी कमांडर अपने पूरे फुल फॉर्म में आ चुका था, जो कि यूरी को ताना भी मारता है कि कैसे तुम्हारे जैसे मोटर लोग इतनी हिम्मत हो गई जो हमारा सामने करने आ गए, और वो भी फेस पे एक स्माइल के साथ। जब यूरी इस बात को सुन के कहती है कि लगता है स्टार्ट काफी इम्प्रेसिव होने वाली है, वही आर्मी कमांडर पहला अटैक कर देता है काफी खतरनाक तेजी से, कहते हुए कि मर जाओ बाहर के लोगों। यूरी उसे बहुत ही आराम से डॉज कर लेती है। वहीं दूर से एक दूसरा आर्मी कमांडर देख रहा था, जो सोच रहा था कि लगता है फाइट शुरू हो गई, और मन ही मन सोच रहा था कि काश मुझे एंट्रेंस का चार्ज भी ना होता तो मैं भी दिखा पाता कि मेरे अंदर कितना दम है। हम ये भी नोटिस करते हैं कि लाइट हाउस से किसी और के कनेक्ट में भी था, जो उसे कह रहा था कि तुम एक स्पीयरमैन हो, और वो अपना काम यही करते हैं कि वो दूरी पे रहे और ताकि देख सके कि कोई भी इंट्रूडर बाहर से एंट्रेंस के अलावा ना घुस जाए। जो सुनकर ये बंदा कहता है कि उससे भी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम मर तो सकते नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये लाइट ब्रेड उसे धमकाते कहती है कि गलती से भी अपना गार्ड डाउन मत करना, और इस पे नोटिस करते इसकी तरफ कुछ आ रहा है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि साची फेकर का मूव था। हेलो का ये आदमी नोटिस कर लेता है कि एक रोज वाइन है, वो काफी तेजी से कासल को अपने ऊपर लपेटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा अटैक को करने वाला साची फेकर उसी लड़की के साथ खड़ा था जिसको रून ने भेजा था इनकी मदद करने के लिए। क्या साची ये भी पूछता है इस लड़की से कि मेरी जो वाइन है वो इतनी ऊपर तक ही जा सकती है, क्या इतना इनफ होगा? जिस पे लड़की हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कून को, एंडोर्सी को और यून को और बाकी लोग को, जो कि चीज को देखकर समझ जाते हैं कि साची ने अपना रोल फुलफिल कर दिया है, और ये सभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पे ये लोग एंडोर्सी की बॉम्बों का यूज करके कासल के अंदर जाने का सोच रहे थे, जहाँ में 1 घंटे पहले के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते गैलस्टोन विलेज को, जहाँ पर सभी कहते हैं कि वो कासल के अंदर जाने वाले हैं। यूरी वानो कहती है कि वैसे हमने प्रॉमिस तो कर ही दिया है, तो हमें जल्दी से काम को निपटा देना चाहिए ताकि हम बैम को भी ढूंढ सकें। लेकिन यहाँ पर यूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है जाने से पहले, जो रून के कहने पर उसे पता लगता है कि जैसे कि रून ने इन्फॉर्मेशन दी थी सभी लोग इमॉर्टल हैं, यानी कि मर नहीं सकते, तो भला ये उनका खात्मा कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे यूरी और बाकी लोग यहाँ एंटर किए थे, वो यहाँ पर एक बग को भी नहीं मार पाए थे क्योंकि वो बार बार जिंदा हो जाता था। और यहाँ पे रून भी यूरी की बात से एग्री करती है, और वो कहती है कि तुम्हारे से मेरी मदद मांगने पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीजन है। मैं चाहती तो फक के लैंकर से भी हेल्प मांग सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना क्योंकि 10 लीडर की तरह इनकी इमॉर्टैलिटी कंप्लीट नहीं है। जो 10 लीडर और जहाज थे, उन्होंने जो डील की थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ की थी, जिसके वजह से उनका सोल एक मीडियम बना उनकी इमॉर्टैलिटी का। लेकिन यहाँ पर इमॉर्टैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर हैं, जिसके वजह से यहाँ पर यूज किया जाता है कि बहुत ही स्पेशल स्पेल को। अगर कोई भी ऐसा वेपन जो कि किसी स्पेल को तोड़ सकता है, तो तुम उसका यूज करके इन लोगों को ही मार सकती हो। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है 13 मंथ सीरीज, जो कि तुम्हारे पास है सिर्फ। यहाँ में आगे ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि 13 मंथ सीरीज इन लोगों को मार सकता है, वही ऐसा एकमात्र वेपन है जो इस तरह के स्पेल को बहुत आराम से तोड़ सकता है। जहाँ एक तरफ यूरी चीज को सुन के काफी ज्यादा शॉक थी, वहाँ पे यून ये भी बताती है कि जाट फैमिली के अंदर लोग स्पेल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि इस बात को उतना अच्छा नहीं माना जाता और ना इसके बारे में खुल के कोई डिस्कशन होती है। लेकिन इस स्पेल से एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर है, जो कि इस टावर के एग्जिस्टेंस से ही यहाँ पर थी। ये मंत्र कैसे काम करते हैं, इनके अपने ही कुछ नियम भी हैं जिनके थ्रू ये चलते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि कोई भी स्पेल के जो रूल एक बार सेट कर दिए गए उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा इम्पोर्टेंट लॉ है, ये करने के लिए किसी पावरफुल मीडियम या डिवाइन बीइंग की जरूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी स्पेल की पावर उसके मीडियम के हिसाब से ही डिटरमाइन की जाती है।
जितना पावरफुल मीडियम या डिवाइन बीइंग होगा स्पेल बनाते समय उतना ही पावरफुल वो स्पेल भी होगा, और इसीलिए कुछ स्पेल्स को हाई रैंक की स्पेल का यूज करके न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और इस सेंस में तुम समझ सकते हो कि 13 मंथ सीरीज एक अल्टीमेट स्पेल आइटम है जो कि बाकी सारे स्पेल आइटम से हाई ग्रेड का है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। और जहाँ तक मैंने सुना है 13 मंथ सीरीज के ऊपर जो इंचेंटमेंट किया हुआ है वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी उसको नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने 13 मंथ सीरीज इग्नाइट कर लिया तो तुम बहुत आराम से उन्हें मार सकते हो इस स्पेल को तोड़कर। और इससे हमें एक और फायदा होगा क्योंकि अभी उन सभी को लगता है कि वो इमॉर्टल है, लेकिन सडनली कोई ऐसा आ गया जो उन्हें मारने कैपेबल होगा तो उस पूरे कासल के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और इस हरकम का फायदा हम उठाएंगे, जिसका यूज करके हम प्रोटेक्टिव बैरियर जो कि हेल्ड्रो के आसपास है उसे तोड़कर उसके अंदर तक पहुंच सकेंगे उसे हराने के लिए, और हम ग्रैंड डी शाह को भी बचाकर निकाल लेंगे इस कासल से। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट होते हुए, जहाँ पे साची फेकर और वो लड़की साथ में जा रहे थे स्वाइन पर जाने की कासल के ऊपर। इसी सेम उन पे इनका प्लान ये था कि यूरी जाके 13 मंथ सीरीज वेपन को एक्टिवेट कर देगी और जैसे कोई एनिमी मरेगा वहाँ पे हड़कंप मच जाएगा, जिसके से कासल की सिक्योरिटी काफी कमजोर हो जाएगी। और वही सेम चीज अभी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे चीजें इतना सिंपल नहीं थी। हम यूरी को देखते हैं जिसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि आज तक वो कभी सक्सेसफुली 13 मंथ सीरीज को इग्नाइट नहीं कर पाई है। अब ये करने का टाइम आ गया था। इवान नीचे चलाया कह रहा था कि प्रिंसेस आप क्या कर रहे हो, रेगुलर यहाँ पहुंच चुके हैं, प्लान के हिसाब से काम को करो और 13 मंथ सीरीज को जल्दी से इग्नाइट कर दो वरना हमारा पूरा प्लान खराब हो सकता है। और अब यूरी जब ये सुनती है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, इवान को शायद ये ऐसा लगता है कि मैं 13 मंथ सीरीज वेपन को पहले भी इग्नाइट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे यूरी को याद आता है कि कैसे एक टाइम पे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था कि वो काफी ज्यादा छोटी है और इसीलिए 13 मंथ सीरीज वेपन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उसने ये बोल दिया था गलती से कि उसने इग्नाइट कर रखा है इस वेपन को कुछ समय पहले ही, और ये एक तरीके से एक झूठ था जो बात इवान ने भी सुन ली थी। और इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि यूरी जो है वो 13 मंथ सीरीज वेपन को इग्नाइट कर चुकी है। वही इवान ने जब इस बात को सुना था तो उसने पूरे टावर के अंदर ये बात फैला दी थी और चिल्ला रहा था कि मुझे बोनस दो, मैंने अपना काम कर दिया। जहाँ पे 22 साल लोगों को इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। पुलिस को रोकना तो चाहती थी लेकिन सिचुएशन काफी बाहर चली गई थी उसके हाथ से, क्योंकि इवान ने बात पूरी टावर में इतने अच्छे से फैला दी थी जैसे कि मैनेज ही ना किया जा सके अब। और प्रेजेंट में अपनी इस गलती को याद करके यूरी का दिमाग खराब हो रहा था। वो सोच रही थी कि सही में इस बार तो उसके लग गए। अब समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक झूठ बचाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर उनमें ये भी थॉट भी था कि भला वो सॉरी कैसे कह सकते हैं इन लोगों के सामने, ये तो बस एक इडियट है जो कि एक वेपन को इग्नाइट नहीं कर सकती। और ये सभी लोग सोचते हैं कि सुपर पावरफुल हाई रैंकर प्रिंसेस है इनके सामने। फिर हम देखते उस आर्मी कमांडर को जो कि यूरी के ऊपर अटैक कर रहा था, ये कहते हुए कि कैसे वो यहाँ पर धमाके के साथ एंट्री की थी लेकिन अब वो यहाँ से भाग गई है। लेकिन वो अपना टाइम इसे वेस्ट करने नहीं देगी बल्कि वो अपनी फुल पावर यूज करके एक ही बार में यूरी को खत्म कर देगी। हम देखते आर्मी कमांडो को एक बहुत ही बड़ा अटैक करते हुए जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आता है। इवान भी चीज को देखकर काफी परेशान हो जाता है और प्रिंसेस चिल्लाता है। दूसरी तरफ यूरी को हम देखते हैं जिसको इस अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जिसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि डैम इट चाहे जो हो अब देखा जाएगा, वैसे भी ट्राई करने से बेटर इस सिचुएशन में और कुछ नहीं है। जहाँ हम देखते हैं उसके एक हाथ में तो ब्लैक मार्च है और दूसरे में ग्रीन अप्रैल। इस पर अटैक करने वाला आर्मी कमांडर जब ये देखता है तो सोचने लगता है कौन सा वेपन है। इसी तरह यूरी चिल्लाते हुए कहती है प्लीज इग्नाइट, तुम दोनों में से कोई एक भी अवेक हो जाओ। जहाँ हम देखते हैं दोनों वेपन को इग्नाइट होते हुए जिनके अंदर से कुछ अजीब सा स्मोक निकल रहा था। तभी हम किसी की आवाज सुनते हैं जो कह रही थी मुझे फीलिंग आ रही थी कि तुम बहुत आसपास हो। और हम देखते दो बहुत ही मिस्टीरियस लड़कियों को जो कि कह रही थी कि मैं पूरे समय से तुम्हारे साथ थी, और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल थी। ये लोग अब यूरी को भी नोटिस कर लेते हैं और आपस में बात करते हैं क्या यही है वो प्रिंसेस जिसके पास हम दोनों वेपन देते हैं समय से। यूरी इन दोनों को अपने पास बुला रही थी। ये दोनों उसका मजाक कराते हुए कहते हैं कि मेरे को ऐसे शेक करना बंद करो, ये तुम थोड़ी सी इडियट लगती हो देखने में। लेकिन तभी इनमें से एक बहुत ही सीरियस चीज कहती है जिनका कहना था कि ऐसा लगता है हम दोनों के अलावा यहाँ पे दो और हैं, यानी कि दो 13 मंथ वेपन और भी आसपास में हैं। एक तरफ यूरी इनको हाई करके कह रही थी कि तुम्हें देखा बहुत टाइम हो गया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये दोनों वेपन अभी आपस में बात कर रहे थे और कहते हैं कि लगता है ग्रैम जहाद के पास अभी वो दोनों वेपन हैं। ये दोनों 13 मंथ वेपन किसी ऐसे दिन की बात कर रहे थे कि शायद वो दिन आने वाला है, लेकिन तब तक उन्हें ऐसे खेलते रहना होगा आसपास जैसा कि अभी तक करते आए हैं। जहाँ दूसरी तरफ यूरी इनकी मदद मांगने के लिए तब से परेशान हो रही थी। यहाँ पे ब्लैक मार्च की जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि यही हमारा जॉब था, यानी कि तुम्हारे अंदर ऐसा हेट पैदा करना और आपस में तुम्हें लड़वाना, और यही वो कर्ज था
या श्राप था जो कि उस आदमी ने हमारे ऊपर प्लेस किया था उस दिन के लिए, जब तक कि हमारा ट्रू मास्टर आ जाएगा और हम सभी को एक कर देगा। और उसके जस्ट बाद ब्लैक मार्च वेपन काफी क्लोज आ जाते हैं यूरी के और कहती है आज स्पेशली मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुन के यूरी काफी शॉक हो गई थी। जहाँ ब्लैक मार्च कहती मैं तुम पे सिर्फ दया इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि तुमने 2 13 मंथ सीरीज वेपन को गैदर किया है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हम में से किसी एक की पावर को ही बोरो कर सकती हो क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्स लगाया गया है, अगर तुम दोनों वेपन को एक साथ एक्टिवेट करने की कोशिश करोगी तो ये कर्स तुम्हें पागल कर देगा और तुम्हारा दिमाग सनक जाएगा। इसलिए तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। तो जल्दी बताओ तुम में से किसकी पावर चूज करना चाहोगी। यूरी को सोचने के बाद कहती है कि ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ तुम दोनों की पावर। जो सुन के ये दोनों वेपन काफी शॉक हो गई थी। ग्रीन एप्पल की जो मॉम थी वो यूरी को डांटते कहती है तुमने कुछ सुना भी जो हमने अभी कहा, तुम दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। जो भी चूज किया हुआ नहीं है वो हम दोनों को अगर एक साथ यूज करने की कोशिश करेगा तो इंसेन हो जाएगा। लेकिन यूरी को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो एक काफी प्लेन सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है लेकिन अगर मैं तुम दोनों कमांड कर सकूं तो कितना कूल लगेगा, और इसके साथ ही हंसने लग जाती है। ग्रीन एप्पल अभी उसको समझाने की कोशिश करी थी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्च से जानती थी। वो कहती है कि कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का, ये सही में इडियट है। यूरी हंसते हुए कहती है क्यों ना एक ट्राई दे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं हैंडल कर लूंगी तुम दोनों को एक साथ। तो ये चीज मुझे काफी औसम भी बना देगी मेरे बाकी सिस्टर्स के मुकाबले। जब हम इन दोनों वेपन्स को आपस में डिस्कशन करते देखते हैं, जब ब्लैक मार्च कहती है वैसे भी ये सिचुएशन में इतना करना बैड तो नहीं है और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसके लिए कि ये पागल हो जाए, वैसे भी इसके सेंसेस जगह पर नहीं है। जहाँ पे ग्रीन एप्पल कहती है तो क्या तुम यूरम सहार्ट के सिचुएशन को रिपीट करना चाहती हो या तुम सही में इसके अंदर हेट फैलाना चाहती हो। वही हम देखते हैं आर्मी कमांडर को जो भी काफी भयावह रूप ले चुका था और यूरी को धमकाते कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो मेरे सामने ऐसे अपने वेपन बाहर निकाल के सिर्फ खड़े रहकर। जहाँ में पता लगता है कि दोनों जो वेपन की आकृतियां है इनको एक कमांडर नहीं देख सकती, बल्कि सिर्फ यूरी के सामने ही इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अभी आर्मी कमांडर बार बार यूरी के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं पे इवान दूर से सोच रहा था कि आखिर प्रिंसेस कर क्या रही है। वो अपना फ्रॉग फिशर का यूज भी करता है डिस्ट्रक्टिव अर्ज के लिए ताकि वो प्रिंसेस की हेल्प कर सके। इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आर्मी कमांडर सही में मर नहीं सकता। जहाँ पे ये भी समझ जाता है इवान देखकर कि सही में लोग इमॉर्टल है। इसलिए इवान का सब कोई और चारा नहीं था, वो यूरी को भी मोटिवेट कर रहा था कि जल्दी से अपने वेपन को इग्नाइट करो। लेकिन यहाँ पे इवान ये चीज नोटिस करता है कि यूरी एक ऐसे स्टेट में थी जहाँ वो इनको सुन ही नहीं सकती थी, जैसे कि वो मंत्रमुग्ध हो गई हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दोनों वेपन को जो कि यूरो कहते हैं हम तुम्हें एक और चांस देते हैं, हम में से किसी को जल्दी से चूज कर लो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन यूरी हंसते साफ मना कर देती है और कहती है मुझे तुम दोनों चाहिए। और ये जवाब सुन के फाइनली ये दोनों वेपन डिसाइड करते हैं कि सही में गधी है, ये नहीं मानने वाली, इसके साथ आर्ग्यू करना एकदम टाइम वेस्ट है। और इसी लोग कहते हैं कि ठीक है जैसा कह रही है वैसा ही करते हैं और इसका यूज करके हम इसे एक लेसन भी टीच कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके पीछे इनका एक और मोटिवेशन था क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वो अपनी जिद्दीपन की वजह से मर जाती है तो दोनों वेपन यहाँ पे ही फंसे रह जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए। जो सुनकर ग्रीन एप्पल कहती है कि अगर तुम्हें गलती से भी थोड़ा सा भी डेंजर सेंस होता है तो तुम्हें उसी टाइम हमें जाने देना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इंसेन हो जाओ बाकी की प्रिंसेस जहाद की तरह। सुनकर यूरी काफी खुश हुई थी और अपन वेपन को वापस शेक करने रही थी, जो देखकर वापस ग्रीन एप्पल थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। लेकिन फाइनली इग्नाइट का प्रोसेस अब चालू हो गया था। यूरी हंसते हुए कहती कि कम ऑन जल्दी से स्टार्ट करते अपनी फाइट को। हम पहली बार एक 13 मंथ सीरीज वेपन को अच्छे से इग्नाइट होते देखते हैं, जहाँ पे दोनों वेपन कह रहे थे कि हम है 13 मंथ सीरीज वेपन जो कि क्रिएटेड गए थे एक शपथ के साथ, उस दिन के लिए जब तक हमारा ट्रू मास्टर नहीं आएगा हमारे सामने और हम सभी को वापस से एक कर देगा। हमने प्रॉमिस किया था कंटिन्यू करना है अपनी डेस्टिनी को अपने खून से और उस कर्स को तब तक फॉलो करेंगे जो कि हमारे ऊपर लगाया गया है। हम लोग डांस करेंगे उस दिन तक जब तक वो दिन नहीं आएगा। जहाँ देखते सबसे पहले ग्रीन अप्रैल को जिसको कहा गया था अप्रैल ग्रीन एज अ ग्रास और दूसरी तरफ डेजलिंग डार्क मार्च, जिसके बाद ये वेपन अपने आप इग्नाइट हो गए थे जो कि माहौल को काफी यार डेंजरस कर रहे थे। वहाँ का और पूरी तरह से चेंज हो गया था। वहाँ के माहौल में एक अलग सा ही डर था, एक इतनी तेज रोशनी जिसको देखकर इवान और वो आर्मी कमांडर दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ तक कि इवान तो थोड़ा सा डर भी गया था ऐसे इग्निशन को देखकर। वहीं पे र्यून ने, कून ने और एंडोर्सी ने पहली बार इग्निशन को देखा था और वो दोनों की भी हालत टाइट हो गई थी। वहीं दूर से हेल जो भी चीज को नोटिस कर लेता है और सोचता है भला ये कौन है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैम ज़हात को, जो कि बैम को रास्ता बता रही थी कि अगर तुम इस चीज को फॉलो करते रहोगे तो तुम पहुंच जाओगे डी जाके कैसल में। स्माइल के साथ वो कहती है कि मैं सही में होप करती हूँ कि तुम उसका टेस्ट पास कर लो और मुझे लगता है तुम ऐसा कर भी पाओगे। और इसी के साथ जाते वक्त ग्रैम एक गिफ्ट भी देती है। वो आर्लिन ग्रेस का पॉकेट बैम को देती है कह के कि मुझे अब इसी कोई जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। जहाँ पे ग्रैम ये भी कहती है कि वैसे भी ये तुम्हें ही हमेशा से मिलने चाहिए था। ग्रैम पहले तो इसे लेने से हिचकिचाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए काफी प्रेशियस है, लेकिन ग्रैम उसे फिर भी दे देती है। बैम जाने से पहले ग्रैम ज़ात को पॉकेट बॉल के लिए और जो इन्फॉर्मेशन उसने बताया उसके लिए थैंक्स करता है, क्योंकि अगर ग्रैम ज़ात से नहीं बताती तो उसे कभी अपने बारे में इतना भी नहीं पता लगता। लेकिन ग्रैम ज़ात कहती है कि इसमें तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारी वजह से मुझे भी कभी कोई सच्चाई नहीं पता लगती। और गुड लक के साथ ही वो लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे उन्हें ज्यादा देखकर ग्रैम ज़ात काफी उदास हो गई थी और अपने मन में सोची थी कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं उसे वो स्टोरी नहीं सुना पाई। जब इस लड़के को उसके बारे में पता लगेगा तो मुझसे नफरत करेगा। लेकिन अभी की परेशानी ये है कि उसके लिए वो टेस्ट आ रहा है जो कि डी जा उसके सामने लेकर आएगा। और डी जा का जो दिमाग है वो काफी समय से खराब है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से जेल के अंदर है। लेकिन अगर ये वही लड़का है जिसके बारे में आर्ली ने बताया था और प्रोफेसी दी थी, तो ये जरूर कोई मिरेकल करने वाला है। जहाँ बैम को जाते देखते हॉकनी के साथ। इसी कुछ समय बाद हम देखते ग्रैम ज़ात को किसी से बात करते हुए उसके पॉकेट बॉल पे, जहाँ वो बताती कैसे वो बैम से मिली और उसने उसे टेस्ट के लिए भेज दिया और उसे ट्रस्ट है कि बैम शायद कोई मिरेकल करके दिखाएगा। लेकिन इसी के साथ उसे अब इन्फॉर्मेशन मिलते है यूरी ज़हात के बारे में कि कैसे उसने ट्रीटमेंट से इस वेपन को दोनों को एक साथ इग्नाइट कर दिया, जो सुन के ग्रैम ज़ात काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे यूरी अभी भी ये चीज कर रही थी, बाकी लोगों के साथ हेल जो भी इसे नोटिस कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि शायद ये वही है जिसके बारे में क्राका ने मुझे बताया था, जो सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ इग्निशन की वजह से आसपास का माहौल इतना बदल गया था, यहाँ पर ऐसा लग रहा था सादा शिनशु वेपराइज हो रहा है। वही जब थोड़ी देर बाद पूरा माहौल शांत होता है, इवान नोटिस करता है प्रिंसेस को, जिसके अंदर ऐसा रहता है कुछ चेंज हो गया हो। दोनों वेपन काफी ज्यादा अलग तरीके से दिख रहे थे। जहाँ पे इवान नोटिस करता है कि यूरी के अंदर कुछ बदल गया है। वही हम पहली बार 13 मंथ सीरीज वेपन को इग्नाइट होते हुए एक्शन में देखते हैं, जो कि अपने आप में एक अलग ही लेवल का था। यूरी अब अपने एनिमी के ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, जहाँ पे इवान थोड़ा सा डर गया था और सोच रहा था कि प्रिंसेस मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, आपने इसका भी ध्यान नहीं दिया। और इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे इवान अपने फ्रॉग फिशर का यूज करके किस तरह बच जाता है। लेकिन वहाँ पे जो अटैक हुआ था वो एक अलग ही लेवल का था। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं उस आर्मी कमांडर की हालत, जो कि इस पूरे प्लेस के साथ ही धज्जियां उड़ चुकी थी। यहाँ तक कि इवान भी उस अटैक के बीच में आ गया था, जिसका हाथ थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। और इवान पक्का समझ गया था कि ऐसा लगता है यूरी को देख के जैसे कि वो अपने दिमाग के कंट्रोल में ही नहीं है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ पे कून में उस अटैक को देखता है तो अपने मन में सोचता है ये इनक्रेडिबल है, लेकिन एंडोर से थोड़ा ज्यादा एनालाइज कर रही थी, वो समझ जाते यहाँ पे कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है। हम देखते उस आर्मी कमांडर को, जो कि काफी कंफ्यूज थी क्या कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो डार्फ यानी कि इवान अगर बीच में ना आता तो शायद उसकी पूरी बॉडी ही उड़ चुकी होती। उसे भी समझ में आ गया था कि चीजें सही में डेंजरस है। और हम देखते हैं यूरी को, जो कि ब्लैक मार्च का दूसरा अटैक करने के लिए रेडी थी। अब ये आर्मी कमांडर, जो कि पहले तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, अब सोचते कि उसे यहाँ से बच के निकलना होगा किसी भी तरीके से। लेकिन ऐसा होते देखकर एक दूसरा पर्सन अटैक के लिए आ जाता है, जिसका नाम था सांचेज, यानी कि ट्रू फॉर्म अनलीस्ड हो जाती है उसकी। लेकिन वो भी काफी सरप्राइज था देखकर कि उसकी बॉडी भी रिकवर नहीं कर रही थी जब उसने इसके कांटेक्ट में आया, यानी कि यूरी के अटैक के। वही वो इस चीज से भी सरप्राइज था कि कैसे यूरी ने इतने इजीली उसका अटैक डॉज कर लिया। दोनों तरफ से मिलके भी यूरी क्या बिल्कुल सामना नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे यूरी इन दोनों पे काफी भारी पड़ रही थी। ठीक अगले ही पल यूरी को हम देखते खतरनाक अटैक करते हुए, जिसके बाद वहाँ पे कुछ बहुत अजीब सा होता है और वो बॉडी जो कि आर्मी कमांडर ने पहन रखी थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। और यहाँ पे सांजी समझ जाता है कि वेलोकॉर्ड मारा गया। यूरी एक काफी डेंजरस और क्रीपी स्माइल के साथ कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग इमॉर्टल हो, क्यों क्या हुआ, तुम लोग भी इतने आराम से मर सकते हो। हम यूरी नोटिस करते कि दोनों वेपन पूरी तरह से कंट्रोल में थे यूरी की बॉडी के, जो कि आपस में सोच रहे थे कि कितना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है उनको, वो कितने समय बाद वापस से ऐसा फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे इवान अभी भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे ये न्यूज पहुंच चुकी थी डेविड जोन्स के पास कि कैसे वेलोकॉर्ड मारा गया, जहाँ ये देखकर वो भी अंदर से हिल गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वहीं पे जितने बाकी लोग भी थे उस कासल के अंदर, वो भी लोग काफी डर चुके थे। लेकिन एल्जो को पता था कि वही है जो कि उसे इस जगह से एस्केप करा सकती है।
और इसलिए वो खुद यूरी से फाइट करने के लिए जाने के लिए रेडी हो गया था। जहाँ एक तरफ फाइट चली थी उसी सेम मोड में हम देखते हैं दूसरी तरफ माता को, हॉकनी को और बैम को, जो कि एक पैसेज का यूज करके कासल की तरफ जा रहे थे। जहाँ पे बैम पूछता है क्या ये बंदा जो डी जा के नाम से है वो सही में यहाँ रहता है, जिसमें माता कहता है हाँ, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें वो दिख जाएगा। तो आगे नोटिस करते हैं एक बहुत ही अजीब से लिजर्ड को, जिसके बारे में मैम पूछता है तो माता बताता है कि मैं इनके साथ डील कर लूंगा, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। माता एक लाइट को क्रिएट करता है जिसे देखकर वो सभी लोग भागने लग जाते हैं, जो देखकर माता हंसते हुए उन्हें बताता है कि इन लोगों को लाइट से डर लगता है, ये चाहे इमॉर्टल क्यों ना हो लेकिन है तो लीची ही। पॉइंट पे अटैक करने से अच्छा इन्हें यहाँ से दूर भगाना ही अच्छा है। जो देखकर बैम माता को थैंक्स करता है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम सही में ट्रबल में पड़ जाते। लेकिन बैम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि अगर माता यहाँ पहले आया हुआ है तो उसका क्या मतलब है हॉकनी कि तुम भी उसके साथ यहाँ पर आए हो। जहाँ हॉकनी कहता है मुझे इसके बारे में अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरी पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं है, लगभग मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैंने अपनी सारी मेमोरीज कहीं पे खो दी थी और जब मैं वापस से जिंदा हुआ तो मैंने माता को पाया और मेरे पास्ट के बारे में भी जो भी चीज मुझे पता है वो सब चीजें माता से ही पता है। लेकिन किस रीजन की वजह से मेरी मेमोरीज खो गई, मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। बस मुझे इतनी सी चीज पता है कि वो हेलजो नाम का बंदा है, वो मुझे काफी टाइम से हंट करने की कोशिश कर रहा है। किसी रीजन की वजह से जो मेरी सोल थी वो एब्जॉर्ब हो गई एक पिक्चर के अंदर, यानी कि मेरी पेंटिंग द रेड लाइट के अंदर, और इसी वजह से मैं इस जगह से बाहर जा सका। लेकिन बैम इस बात को सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है तुम्हारी सोल तुम्हारी पिक्चर के अंदर है। हॉकनी थोड़ा सा हंसते हुए कहता है हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कैसा कैसे हो गया, लेकिन इसकी वजह से मेरी सोल जो थी वो एस्केप कर पाई स्पिरिट रूम से और इसी की वजह से मैं भी यहाँ से बाहर जा सका। और जब ये खबर हेलजो तक पहुंची तो उसने मुझे ढूंढ निकाला और उसने पूछा कि वो भी यहाँ से कैसे जा सकता है। हेलजो को ये लगता था कि मैं लोगों की सोल्स को किसी पिक्चर में डाल सकता हूँ और इसीलिए उसने मुझे कैप्चर करके ऑर्डर किया कि मैं उसका एक पोर्ट्रेट बनाऊं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। जो सुनकर वो काफी गुस्सा हुआ था और उसने मेरी रेड लाइट को बाहर की दुनिया में भेज दिया। देखते हैं हॉकनी एक्सप्रेशन को, थोड़ा सा गुस्सा था और नाराज भी था इस बात से। जहाँ पे बैम पूछता है कि तुमने उसका पोर्ट्रेट क्यों नहीं ड्रॉ किया था, जहाँ पे हॉकनी बताता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे फोर्स करे किसी चीज की ड्राइंग बनाने के लिए। तुम समझते हो ना, एक आर्टिस्ट वाली चीज है, ये सिर्फ क्रिएटिव लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ मैंने अपनी आंखों से कभी भी वो पिक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं देखी, और जब से वो पिक्चर खोई है तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई पार्ट यहाँ पर नहीं है, यानी कि मैं एम्प्टी फील करता हूँ अंदर से। और अगर शायद एक दिन मैं उस पिक्चर को कंप्लीट कर लूँ और अपने पास वापस ले आऊँ तो शायद मेरे दिल में जो खाली जगह मुझे फील होती है वो चीज ठीक हो जाएगी और मेरी मेमोरीज भी वापस आ जाएंगी मेरे पास्ट की, और जो मेरी मॉन्स्टर्स आईज है वो भी शायद नॉर्मल हो जाए। जो अपने काफी सीरियस था और कह रहा था कि मैं दोनों फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ देख सकता हूँ। मेरी आंखें जहाँ तक देख सकती है मैं उस जगह की प्रेजेंट को और कुछ सेकंड के फ्यूचर को दोनों को एक साथ देख लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो कि कोई पर्सन जंप करने वाला है और उसके बाद गिर जाए कुछ सेकंड लेटर, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा जैसे दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और ऐसे तो समय के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं इस चीज को ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं तो ये अपने आप मुझे फोर्स कर देता है वो चीज दिखाने के लिए। और इसकी वजह से काफी सारे लोगों को मुझसे जलन होने लगी क्योंकि एबिलिटी वो अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। लेकिन मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए इस तरह की एबिलिटी एक न्यूसेंस बन गई, क्योंकि जब भी मैं कुछ ड्रॉ करने के लिए कैप्चर करना चाहता था तो मैं उस सिंगल मूवमेंट को फिक्स ही नहीं कर पाता था कैनवास के ऊपर। मैं चाहे कभी कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ वो हमेशा स्पेस टाइम का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बन जाता था, क्योंकि ड्रॉ करते टाइम मुझे प्रेजेंट और फ्यूचर साथ साथ दिखता था। मेरी आंखें मेरे लिए एक श्राप बन गई। और बहुत समय पहले जब मैं टॉप पे क्लाइंब करना चालू किया था मुझे एक लड़की मिली थी जो कि मेरी सेम टीम में थी और उसने मुझे ड्रॉ करने के लिए कहा। वो काफी ज्यादा अच्छी थी और मैंने भी सोचा कि क्यों ना उसका एक पोर्ट्रेट बनाया जाए। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि मैं उसे देखकर उसके राउंड फेस को ड्रॉ करना चाहता था, और इसलिए मैंने अपने पेंसिल को उठाया और उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए उसे ड्रॉ करना शुरू किया। लेकिन मैंने उसी मोमेंट पे उसके फेस को देखा जो कि चेंज हो रहा था फ्यूचर में, और मैंने ड्रॉ कर दिया एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे उसके गले के पास एक नीडल लगी हुई थी और वो दर्द से परेशान थी। और इसी मोमेंट पे मैं शाउट किया और मेरे ऐसे अचानक चिल्लाने से और सरप्राइज मोमेंट से वहाँ पे वो थोड़ा सा हिल गई और तीसरे एंड पे एक नीडल उड़ते हुए आई जो कि सीधे उसके गले में लगी और वो उसी टाइम मर गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा पता लगा कि उस लड़की ने और बाकी टीममेट से मिलकर मुझे प्लान किया था ताकि इस पिक्चर का बहाना बनाकर मुझे मार सके और जो भी आइटम मैं कैरी कर रहा था उसे छीन सके। लेकिन मैंने फ्यूचर देख लिया था, मैं चिल्लाने की वजह से उन टीममेट्स ने उसका टारगेट मिस कर दिया और वो नीडल मेरी जगह उसे लग गया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मैं सर्वाइव कर पाया क्योंकि फ्यूचर देख सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
क्योंकि मैं तो उसी प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ। जहाँ पे होकनी को ये सारे फ्लैशबैक आ रहे थे, वो कहता है कि चाहे मैं उस नीडल से उस दिन मरी क्यों ना जाता, लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करता उसकी स्माइल को, क्योंकि वो एक तरीके की प्योर ब्यूटी थी अपनी सेंस में। चाहे वो मोमेंट फेक ही क्यों ना था, लेकिन फिर भी मैं उसे ड्रॉ करना चाहता था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। चीज पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे वैल्यूएबल चीज वो है जो कि तुम्हारे सामने है इस पर्टिकुलर मोमेंट में। और मैं जीवन में बस एक ही चीज चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से जीऊं कि मेरा पास्ट मेरे बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मेरा फ्यूचर, और इस चीज को मेंटेन करना चाहता हूँ मैं अपने बाकी के जीवन में। तो सुनकर बैम कहता है कि ठीक है, तो हम ऐसा साथ में करेंगे। वैसे भी हम अभी तक साथ हैं और तूने मेरी इतनी मदद की हॉकनी, और जैसे ही मेरा यहाँ काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी पिक्चर ढूंढने में। जहाँ पे हॉकनी कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हमारे सिचुएशन काफी ज्यादा सिमिलर थे यहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तब बैम हंसते कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बाकी दोस्त भी तुम्हारी मदद जरूर करना चाहेंगे। जहाँ पे जब दोस्त नाम की चीज सुनता है हॉकनी तो थोड़ा सा सोचने पड़ जाता है, लेकिन फिर हंसते हुए थैंक्स करता है बैम को। जहाँ बैम कहता है कि तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है हॉकनी। मातन के 7,000 था, लेकिन उनकी बातों काफी सीरियस होके सुन रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। और उसी उन पे वो कहता है कि हम पहुंच गए उस जगह पर, उस प्लेस पे जहाँ पे डी जा रहते हैं, और हम देखते हैं इनके सामने एक बहुत ही दूर जगह पे एक बहुत बड़ा सा गेट था। और तभी बैम नोटिस करता है वहाँ पे एक वाटरफॉल की आवाज को, जो कि वो सेंस कर पा रहा था। इसी के साथ उसे ये भी फील आ रही थी कि थ्रोन फ्रेगमेंट यही आसपास है। तो तभी हम देखते एक नए बंदे को जो कि दिखने में काफी क्रीपी लग रहा था और इनके सामने खड़ा था, ये कहते हुए क्या ये लोग इंट्रूडर्स हैं। इसी मिस्टीरियस बंदे के एंट्री के साथ ही आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी ऐसी जो कि पहली बार थी टावर ऑफ गॉड की हिस्ट्री में, जैसे कि 2 13 मंथ वेपन को इग्निशन, और साथ ही में उनके घोस्ट को जिनकी अपनी विल पावर है, और कैसे वो लोग के ऊपर एक कर्स है जिसका यूज करके ये लोग प्रिंसेस को हेट करवाते हैं और आपस में लड़वाते हैं। वहीं पे वो वेट कर रहे उस दिन का जब उनका ट्रू मास्टर आएगा और सभी 13 मंथ वेपन को एक कर देगा। वही आने वाली वीडियो में आप ये भी देखोगे कि आखिर ये डी शाह और डी जा क्या रोल प्ले करने वाले हैं फ्लोर डेथ पे, जिनके बारे में इतना सुन रहे हैं। वहीं पे ग्रैंड जार जिस टेस्ट की तब से बात कर रही है वो कितना डिफिकल्ट होने वाला है, और क्या बैम उसे पास करे कोई मिरेकल दिखाएगा या नहीं। वही अभी तक हमने क्राका और बाकी लोगों को काफी कम रोल प्ले करते हुए देखा है इस सिचुएशन के अंदर। तो आखिर क्राका क्या करने की सोच रहा है जो अभी तक उसने हेल्ड्रो के सामने कोई भी चीज नहीं की। वहीं पे हेल्ड्रो और यूरिजात के बीच में भी लगता है फाइट देखने को मिलेगी हमें। तो तब तक के लिए हमारे आने वाले वीडियो का वेट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस।